गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम भी ये पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र वाला चैप्टर की शुरुआत की थी। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को लोकतंत्र के अर्थ के बारे में, उसके सिद्धांतों व लोकतंत्र के प्रकार तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के गुण, दोष या लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है और भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, उसकी जो बाधाएं हैं तथा जो आशावादी पक्ष है भारतीय लोकतंत्र का, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के गुणों की। बच्चों, लोकतंत्र के कई सारे गुण हैं। इसी वजह से विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र को अपनाया गया है, या हम उसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में बहुत सारे तर्क हम दे सकते हैं, जिनको हम कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करेंगे। जिसमें पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। जो प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। तो लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, शासन कार्यकुशल होता है। लोकतंत्र को कार्यकुशल प्रणाली इसलिए माना जाता है कि इसके अनेक कारण हैं कार्यकुशल शासन होने के, जिसमें पहला है इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है तथा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः ये शासन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखता है। तीसरा जो लोकतंत्र के पक्ष में है वह है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करती है और अपनी राय भी प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और अपने बड़े हितों के लिए छोटे हितों को त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाले एक स्कूल भी माना जाता है। अगला जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है वह है नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। जब लोकतंत्र में व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कर्तव्य प्रिय भी हो जाते हैं। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवार के संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। अगला जो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है वह है देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासन वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। नीतियों का निर्माण जनमत के अनुसार किया जाता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना या सम्मान की भावना का भी विकास होता है। अगला जो इसके पक्ष में है वो है क्रांति से सुरक्षा। अधिनायकवादी शासन में जनरली क्रांति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जिस दिन अधिनायक के द्वारा जनता के हितों की रक्षा नहीं की जाती तभी क्रांति की संभावना बढ़ जाती है, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। क्रांति की आवश्यकता हमेशा ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति एक वर्ग के हाथों में होती है और वह वर्ग जनता के हितों की उपेक्षा करता है, किंतु लोकतंत्र में इसकी विपरीत स्थिति होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता अपनी पसंद के दल को सरकार बना देती और शासन, चूँकि लोकतंत्र में जनता के प्रति होता है, उत्तरदायी होता है, तो ऐसे समय में क्रांति होने की संभावना बिल्कुल क्षीण हो जाती है। अगला जो इसके पक्ष में तर्क है वह है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है।
यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के शासन में विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। और लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी विश्वास करता है। ये मानता है कि व्यक्ति अपने स्वयं अपना साथी है और उसे साधन नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र व्यक्ति को नागरिक मौलिक स्वतंत्रता देता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। अगला लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन में उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। अगला जो बिंदु है वह है कला, साहित्य, संस्कृति तथा विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाता, अपितु इनका उन्मुक्त विकास करना चाहता है। इसका पर्याप्त विकास हो पाता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण लगाता है क्योंकि वहाँ विचार व कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। और अधिनायक तंत्र में ये होता है कि अधिनायक की जिस कला में रुचि होती है उसी कला का विकास होता, अन्य कलाओं का नहीं होता। परंतु लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में सभी क्षेत्रों का ठीक ढंग से विकास होता है या समान रूप से विकास होता है। अगला जो वो है बिंदु वह है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में भी आस्था रखता है। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और वह ऐसी विधि को स्वीकारता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारती है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है। अगला बिंदु है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और वह जनसहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। आधुनिक युग में राष्ट्रीय शासन शक्ति का एक प्रमुख स्रोत जनता का मनोबल है और अधिनायक तंत्र की तुलना में लोकतंत्र में शासन को जन सहमति व जन मनोबल पर्याप्त रूप में मिलता है। अगला बिंदु है विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण है ये शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की कमियों की या दोषों की। देखिए, कोई भी शासन प्रणाली हो तो उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती है, तो लेकिन हम उन कमियों को दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अब लोकतंत्र के दोषों की या उन कमियों की जो कि लोकतंत्र के विपक्ष में है। तो पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ है। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और इसलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। आम चुनावों में भीड़ का मनोविज्ञान हमें दिखाई पड़ता है और इस भीड़ में के द्वारा ऐसे चतुर व्यक्ति चुने जाते हैं जो वाक शक्ति के प्रयोग में चतुर होते हैं किंतु व्यवहार में कम प्रतिभाशाली होते हैं। दूसरा बिंदु है अयोग्यता का शासन। लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है, किंतु किसी भी समाज में हमेशा ही विद्वानों की तुलना में
मूर्खों की संख्या अधिक होती है। अतः लोकतंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों द्वारा एक मूर्ख सरकार का निर्वाचन होता है। विश्व में एक व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। या फागे कहते हैं कि लोकतंत्र अयोग्यता का सिद्धांत है। अगली जो आलोचना है वह शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण होता है। लोकतंत्र के बारे में ये दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता। वास्तविक स्थिति इसके एकदम विपरीत है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्र हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उनकी भावनाओं को भड़काते रहते हैं। राजनेताओं व राजनीतिक दलों का प्रचार के कार्यों में सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार का आदर्श व शिक्षा प्राप्त नहीं करते, अपितु वे यह सीखते हैं कि वाणी के आदर्शों पर जोर देना और व्यवहार में अपने स्वार्थों की पूर्ति करना ही उचित नीति। इस तरह लोकतंत्र व्यक्ति को स्वार्थ, कपट, मिथ्याचार की शिक्षा देता है। अगली आलोचना ये है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव में धनिक वर्ग के व्यक्ति खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं, और जब व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के अधिक हित में होते हैं। इससे समाज में असमानता उत्पन्न होती है। अगली आलोचना की जाती है कि राजनीतिक दलों का कुप्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल अति आवश्यक है, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष होते हैं और इसके कारण लोकतंत्र में राजनीतिक प्रदूषण फैलता है और सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे राष्ट्र व जनता के उत्थान के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। अगली जो आलोचना की जाती है वह है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार में लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। लोकतांत्रिक शासन में मिलने वाली असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब भी बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों व अड़ंगा डालने की नीति को दोष देते हैं। अगली आलोचना की जाती है सार्वजनिक व धन व समय का अपव्यय होता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानूनों के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस के द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। अगली जो आलोचना है वह है भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली शासन प्रणाली। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों चुनावों में ऐसे धनी व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार बनाते हैं जो चुनावों में अपनी जीत के लिए अत्यधिक धन व्यय करते हैं। जब ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतते हैं तो इस धन से अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो कि वो चुनाव में खर्च कर चुके होते हैं। इससे राष्ट्र सेवा की जगह भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। अगली जो आलोचना है वह है कला, साहित्य व संस्कृति का पतन होना। राजतंत्र व कुलीन तंत्र में कलाकारों एवं साहित्यकारों को राज्याश्रय प्राप्त होता है, अतः कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में सुरुचि पूर्ण विकास होता है, किंतु लोकतंत्र में कलाकार व साहित्यकार को राज्याश्रय प्राप्त नहीं होता है और उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना व्यवसायीकरण करना पड़ता है। अगली आलोचना है बहुमत की तानाशाही हो सकती है। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। इसमें 51% व्यक्ति 49% व्यक्तियों पर शासन करने का अधिकार रखते हैं। जो राजनीतिक दल शासन पर अधिकार प्राप्त कर लेता है वह अपने बहुमत का लाभ उठाकर अल्पमत राजनीतिक दलों की उचित बातों की परवाह नहीं करता है, जिसे हम अल्पमत बहुमत की तानाशाही
कह सकते हैं। अगला है स्वयं मतदाता उदासीनता का परिचय देते हैं। लोकतंत्र में जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनाव में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते और राजनीतिक दल तथा उम्मीदवारों को अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद 50 से 60% मतदान होता है। और ये मतदान भी अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो बुद्धिजीवी मतदान का प्रयोग कम करते हैं, तो इससे मूर्खों की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मतदाताओं की उदासीनता का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लोकतंत्र पर पड़ता है। इसके अलावा ये संकट काल की दृष्टि से भी कमज़ोर शासन प्रणाली है। युद्ध व अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र कमज़ोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत रहती है और इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता। अगली आलोचना की जाती है, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं होता है। साम्यवादी आलोचक कहते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं और पूंजीवाद युद्ध व साम्राज्यवाद को जन्म देता है। लोकतांत्रिक राज्यों में विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता है। पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अनेक दोष पाए जाते हैं, परंतु यह अधिनायक तंत्र, सैनिक तंत्र या वर्ग तंत्र से बेटर शासन प्रणाली है। फिर भी हम उन शर्तों की बात कर सकते हैं या उन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि जिनको लागू करने पे लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जो परिस्थितियां होनी चाहिए, तो वो हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है शांति तथा व्यवस्था का मौजूद होना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध व बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। अगली जो आवश्यक शर्त है वह है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है, तो उस राज्य में औद्योगिक अशांति भी पैदा हो सकती है और संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। तो ये आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो अत्यंत ही सुदृढ़ रहे। अगला है आर्थिक समानता की स्थापना। अगर राज्य में आर्थिक रूप से सभी लोग समान होंगे, गरीबी और अमीरी की खाई बहुत कम होगी, तो उस राष्ट्र में लोकतंत्र अत्यंत ही सफल होता है। इसके अलावा अगली सफलता की जो शर्त है वह है सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। जिस भी राष्ट्र में धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, उन राज्यों में लोकतंत्र ज़्यादा सफल होता है भेदभाव होने वाले राज्यों की अपेक्षा। इसके अलावा दूसरी जो शर्त है वह है शिक्षित व जागरूक जनता। जनता भी शिक्षित होनी चाहिए तथा जागरूक होनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर जनता को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो वह लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। अगली शर्त है जो जनमत निर्माण के साधन है वह स्वतंत्र हो। उस पर किसी भी प्रकार का सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रेस स्वतंत्र होना चाहिए, टेलीविज़न स्वतंत्र होना चाहिए और ये साधन जनता को भ्रमित ना करे बल्कि वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत कराए, तो वह राज्य ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकता है। इसके अलावा नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र भी होना। नागरिकों का जो नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र है वो अति उत्तम होना चाहिए। लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वह राज्य या उस राज्य में लोकतंत्र ठीक ढंग से संचालित हो सकता है। इसके अलावा सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। स्थानीय समस्याओं का समाधान अगर स्थानीय लोग करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व में इसमें के द्वारा इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो वह लोकतांत्रिक शासन ज़्यादा अच्छे से संचालित हो सकता है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए और इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाए। जितनी ज़्यादा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता मिलेगी, वहाँ पर लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा सफल होगा। इसके अलावा लिखित संविधान होना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं की स्थापना भी होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका होना चाहिए। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। अगर
न्यायपालिका व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका से पूर्णतः मुक्त होगी और तो वह ज़्यादा अच्छे से न्यायिक कार्य कर पाएगी और लोकतंत्र को सफल बना पाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वह योग्य व निष्पक्ष होना चाहिए। वह किसी एक राजनीतिक दल के प्रति बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर कर्मचारी किसी राजनीतिक दल के प्रति बायस्ड हो जाते हैं तो वह ठीक ढंग से सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर पाते। यहाँ पर उनका पूर्णतः निष्पक्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वस्थ व सुगठित राजनीतिक दल व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार में दलीय शासन प्रणाली है, अतः लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर किया जाए। इसके अलावा जो नेता है वह योग्य व निष्ठावान होने चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ हो पाते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं होनी चाहिए जो सभी के हित में हो, या आधारभूत जो मामले होते हैं, राष्ट्रीय हित के मामले होते हैं, उन पर लोगों में राष्ट्रीय सहमति या राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय सहमति पाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर। अब हम बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। भारतीय लोकतंत्र में कई सारी कमियां हैं जिसकी की वजह से लोकतंत्र खड़ा तो है, लेकिन उन कमियों की वजह से लोकतंत्र उतना ज़्यादा सफल भारत में नहीं हो पाया जितना हो सकता था। वो जो बाधाएं हैं उसमें पहली बाधा है क्षेत्रवाद, जातिवाद व सांप्रदायिक शक्तियों का प्रभाव। भारतीय लोकतंत्र के सफल संचालन में क्षेत्रवाद, जातिवाद व सांप्रदायिक समस्याएं गंभीर बाधाएं समय समय पर खड़ी करती रहती है। इन समस्याओं के कारण राष्ट्रीय भावनात्मक एकता कमजोर पड़ती है और नागरिकों के बीच भाईचारे के स्थान पर भय, तनाव व हिंसा का वातावरण पैदा होता है। राजनीतिक दलों ने इन सामाजिक समस्याओं का राजनीतिकरण कर दिया है और वो जनता की क्षेत्रवादी, जातिवादी तथा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतने का प्रयत्न करने लगे। दूसरा है पृथकतावाद तथा आतंकवाद की समस्या। विभिन्न कारणों से भारत के विभिन्न राज्यों में पृथकतावादी आंदोलनों का जन्म होता है, जैसे असम, पंजाब, कश्मीर में। इनमें से पंजाब व कश्मीर में पाकिस्तान के सहयोग से इस पृथकतावादी आंदोलन ने आतंकवाद का रूप ग्रहण कर लिया और आज भी कश्मीर में आतंकवाद जीवित है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके अलावा दल प्रणाली संबंधी दोष है। पहली बात, यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली का अभाव है। इसके अलावा दलों का निर्माण अनुचित आधार पर होता है और यहाँ पर राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से भी लोकतंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ में लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराओं का अभाव है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका के अध्यक्ष चुनाव के बारे में सर्वानुमति की परंपरा विकसित ढंग से नहीं हो पाई है। इसके अलावा केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में उचित परंपराओं का विकास नहीं हुआ है। नागरिकों को यहाँ पर स्वतंत्रता तो प्राप्त है, पर उन स्वतंत्रताओं पर बहुत से दबाव है। देश में बढ़ती हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, आतंकवाद और अपराध के कारण संविधान में संशोधन करके व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रताओं को भी सीमित कर दिया। इसके अलावा न्यायपालिकाओं के पर भी दबाव काफ़ी ज़्यादा है। न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पदोन्नति संबंधी नियम, उच्च न्यायालय में जजों के स्थानांतरण संबंधी नियम ऐसे हैं जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनमत निर्माण के जितने भी साधन हैं उनका पूर्णतः सरकारीकरण हो गया है। वह सरकार के पक्ष में ही अपनी बात कहते हैं। इसके अलावा भारत में जनता बहुत ज़्यादा अशिक्षा है। शिक्षा की कहते हैं ना, बहुत ही शोचनीय स्थिति है। इसकी वजह भी लोकतंत्र को की समस्याएं बढ़ गई है। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में। यहाँ पर औद्योगिक अशांति, कालाबाजारी, तस्करी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा दोषपूर्ण नीतियों ने हमारी आर्थिक समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके अलावा समय समय पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता रहता है। हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान व चीन का सैनिक दबाव और देश में पृथकतावाद व आतंकवादी संगठनों को विदेशी सहायता
मिलती रहती है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे भी हमारी सुरक्षा के लिए भय पैदा होते हैं। ये मतलब बहुत सारे कारण हैं जो कि भारतीय लोकतंत्र में समय समय पर बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं, परंतु फिर भी भारतीय लोकतंत्र का एक उजला पक्ष भी है, या हम उसे कह सकते हैं कि आशावादी पक्ष है। उसको भी हम कई बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। उसमें पहला है जन समर्थन प्राप्त सरकारों का निर्माण होता है। भारतीय लोकतंत्र जनता पर थोपी गई प्रणाली नहीं है, अपितु उसके सहयोग पर आधारित प्रणाली है। 1977, 80, 89, 91 के आम चुनाव द्वारा या भी वर्तमान में 2019 के चुनाव है, उसमें भारतीय जनता ने सत्ता में जो परिवर्तन किए उससे सिद्ध होता है कि आम जनता लोकतंत्र को चाहती है। इसके अलावा दलीय प्रणाली में सुधार हो रहे हैं। भारत में अनेक राजनीतिक दलों की जगह राष्ट्रीय स्तर पर 3 या 4 दल ही प्रभावशाली सिद्ध हो रहे, और वर्तमान समय में कांग्रेस के अलावा बीजेपी जैसे शक्तिशाली दल भी उभरे हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण रूप से सत्ता परिवर्तन होता है, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होते हैं और सत्ता हस्तांतरित हो जाती है, कोई भी खून खराबा नहीं होता है। ये इसका बहुत ही आशावादी पक्ष है। इसके अलावा भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है, और भारत में पंचायत राज्य की व्यवस्था द्वारा सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है। अगला, नागरिक स्वतंत्रताओं की स्थिति। भारतीय स्वतंत्रता संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता एवं अधिकार दिए हैं, और न्यायपालिका द्वारा इनकी रक्षा का प्रबंध भी किया गया है। अन्य अफ्रो एशियाई लोकतांत्रिक राज्यों की तुलना में भारत में मानव अधिकारों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रताएं भी हमारे संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। भारत में सामाजिक समानता की स्थापना के लिए अतीत के विशेषाधिकारों से संपन्न वर्गों के विशेषाधिकारों का अंत किया गया है, और सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए अस्पृश्यता के कानून को अस्पृश्यता को कानूनी रूप में अपराध घोषित किया गया है, और व्यक्ति के आर्थिक समानता के लिए भी सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते रहे। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र आत्म सुधारवादी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि उसमें नीति व कार्यक्रम की कठोरता न हो, अपितु लोकतंत्र का संचालन अतीत के अनुभव व आज की आवश्यकताओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से लोकतंत्र में एक विशेष प्रकार का लचीलापन पाया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक विभिन्नताओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में केंद्र एवं राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारों की स्थापना की परंपरा स्वीकार कर लिया है। भारत में विभिन्न राज्यों में दक्षिणपंथी, वामपंथी व मध्यम वर्गीय सभी प्रकार के दलों की सरकारें हैं, और वे संवैधानिक ढंग से कार्य कर रही है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही इसकी असफलता की जो आशंकाएं प्रकट की गई है उनको झुठलाकर भारत ने लोकतंत्र को जीवित रखा है। भारत में निरक्षरता, गरीबी, रूढ़िवादिता आदि के बावजूद भी यदि लोकतंत्र मौजूद है तो इसका श्रेय भारत की आम जनता को जाता है। भारतीय लोकतंत्र विदेशी आक्रमणों और आंतरिक अशांति के संकटों का मुकाबला करता हुआ निरंतर परिपक्व होता जा रहा है। तो बच्चों, ये आज हमने लोकतंत्र के चैप्टर को समाप्त किया है। धन्यवाद।